भारतेंद्र जी की लाइनों से शुरुआत करना चाहता हूँ। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं को सूल। इसके बाद कहना चाहूँगा कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी भी नहीं, और हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस अवश्य मनाते हैं। इसके बावजूद हमारी राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। यह विचारणीय बिंदु है। नमस्कार, जे बॉस न्यूज एंड व्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी समझ में आ ही गया होगा कि आज का बुलेटिन यानी कि आज का बुलेटिन बेनाम का टॉपिक क्या होने जा रहा है, वैसे क्लियर कर दे रहे हैं। हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, और विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस में क्या फ़र्क है, 10 जनवरी से इसका क्या रिश्ता है, इन बातों पर आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। बात आगे बढ़ाएं इससे पहले एक भावनात्मक आग्रह आपसे करना चाहूँगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं तक इसे अवश्य पहुँचाएं। हो सकता है यह वीडियो उनके किसी काम आए। अब सीधे टॉपिक पर आते हैं। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत इतना बड़ा देश है, बिना राष्ट्रभाषा के है। आप सोच रहे होंगे कि तब हिंदी और अंग्रेजी क्या हैं? सवाल उठना लाजमी है। इतने बड़े क्षेत्र में इतनी बड़ी आबादी हिंदी बोलती है, तब क्या हिंदी भी राष्ट्रभाषा नहीं है? जी नहीं, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो तब अंग्रेजी जरूर होगी, क्योंकि जहां हमारे देश में हिंदी लज्जा खा जाती है, यानी कि इसे बोलने वाले घूंघट का पर्दा खींचकर अपनी जुबान तक ले आते हैं, वहां अंग्रेजी उनको एक कॉन्फिडेंस देती है। शराब के नशे में भी तो लोग अंग्रेजी ही बोलने लगते हैं। अंग्रेजी तो बड़े लोगों की भाषा है। बड़े बड़े 5 स्टार्स में बॉलीवुड के हिंदी फिल्म स्टार भी पर्दे को छोड़कर बाकी जगह अंग्रेजी ही बोला करते हैं। इतनी सम्मानित अंग्रेजी फिर भी क्या राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई? जी नहीं, अंग्रेजी राष्ट्रभाषा नहीं है। इसे तो देश की 22 भाषाओं वाली लिस्ट में भी नहीं शामिल किया गया है। यानी कि ये लिस्ट क्या है? ये लिस्ट है 8वीं अनुसूची हमारे संविधान की। उसमें अंग्रेजी को स्थान नहीं मिल पाया है। तब क्या है यह जानना चाहते हैं तो प्रसंगवश का पर्दा उठाना होगा, तभी इसके पीछे की कहानी आप समझ पाएंगे। चलिए भाई, प्रसंगवश का पर्दा उठा लेते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने अंग्रेजी को भारतीय भाषा नहीं माना, इसलिए यह संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। उस सूची में सिर्फ वही भाषाएं शामिल हैं जिनको उन्होंने भारतीय भाषा माना है। अब यह 8वीं अनुसूची क्या है? अनुसूची का पहले मतलब समझिए। अनुसूची का मतलब यह है कि एक तरह की व्यवस्था को एक सूची में शामिल कर लिया गया, ताकि उनको खोजने में या उसकी व्यवस्था देने में कोई असुविधा न हो। जैसे पहली अनुसूची में देश और हमारे जो राज्य हैं, जो 28 राज्य हैं आज की तारीख में, या यूनियन टेरिटरीज हैं बाकी, उनके संबंधों के बारे में या उनके बारे में चर्चा है। दूसरी अनुसूची जो है वो वेतन भत्ते पेंशन आदि के मामले से संबंधित है। तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधी उल्लेख मिलता है। जी, इसी तरह से हमारी जो 8वीं अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है। तब हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? हमारे संविधान यानी कि भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं, परंतु जब संविधान बना था उस समय 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां, और ये बाकी के हिस्से बाद में जोड़े गए। अब आते हैं 1946 से 1949 यानी कि 1946 से लेकर के 1949 तक संविधान निर्माण के दौरान हर विषय पर लंबी बहस हुई। ये आपने भी पढ़ा होगा और जानते भी होंगे कि कई मुद्दे ऐसे थे जिसमें कि आम राय नहीं हो पाती थी, और इन्हीं में से सबसे ज्यादा विवादित मुद्दा जो था वो भाषा से संबंधित था कि संविधान किस भाषा में लिखा जाए और किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। इसको लेकर संविधान सभा अंत तक एक मत नहीं हो पाई।
महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू सहित संविधान सभा के कई सदस्य चाहते थे कि हिंदी और उर्दू का मिश्रण करके एक हिंदुस्तानी भाषा तैयार की जाए जिसे राष्ट्रभाषा बनाया जाए। लेकिन उस समय जिन्होंने बंटवारे की विभीषिका देखी थी वो लोग इससे कतई नाराज थे। उनका मानना था कि उर्दू को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए, हमारी राष्ट्रभाषा विशुद्ध हिंदी होनी चाहिए। इधर दक्षिण के सदस्य हिंदुस्तानी और हिंदी दोनों भाषाओं के खिलाफ थे। तत्कालीन मद्रास और आज के तमिलनाडु राज्य के प्रतिनिधित्व कर रहे टीटी कृष्णामाचारी ने तो यहां तक कह दिया, मैं दक्षिण भारतीय लोगों की ओर से चेतावनी देना चाहता हूं कि दक्षिण भारत में पहले ही कुछ ऐसे घटक हैं जो बंटवारे के पक्ष में हैं, यानी कि एक और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। मेरे यूपी के दोस्त पहले तय कर लें कि उन्हें अखंड भारत चाहिए या हिंदी भारत। इस तरह की चेतावनी जब दक्षिण से आई तो कुछ नर्मपंथी लोग बीच बचाव के लिए भी आए। लंबी बहस चली। संविधान सभा ने फैसला लिया कि भारत की राजभाषा हिंदी यानी कि देवनागरी लिपि वाली भाषा होगी, लेकिन संविधान लागू होने के 15 साल 1965 तक सभी राजकाज के काम अंग्रेजी भाषा में किए जाएंगे। हालांकि हिंदी के समर्थक नेता बालकृष्णन और पुरुषोत्तम दास टंडन यानी कि पीडी टंडन ने अंग्रेजी का विरोध किया। 1965 में राष्ट्रभाषा पर फैसला लेना था। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का फैसला कर लिया। इसके बाद तमिलनाडु में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। कई लोग तमिल भाषा के लिए अपनी जान तक दे चुके थे। इसके बाद कांग्रेस ने अपने इस फैसले में कुछ नरमी दिखाई, ऐलान किया हर राज्य अपने यहाँ अपनी भाषा यानी कि अपने कामकाज की भाषा तय करने के लिए स्वतंत्र है। फैसला लिया गया कि केंद्र सरकार के कामकाज में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखिए, अब समझने वाली बात यह है कि संविधान में अंग्रेजी पर लगाया गया 15 साल का बैरियर यहां पर अनंत काल के लिए हट गया, यानी कि अब वो 15 साल वाली बंदिश नहीं रही। इस तरह से अंग्रेजी बैकडोर से बनी रही और बेचारी हिंदी सिर्फ राजभाषा बनकर रह गई। राष्ट्रभाषा अब तक नहीं बन पाई। उसे इंतजार है किसी 5 अगस्त 2019 का। इशारा दे दूं तो 5 अगस्त 2019 को ही तो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की एक उपधारा हटाई गई जिससे उसका विशेष दर्जा खत्म हो गया। अब इतना रेफरेंस काफी है, यानी कि प्रसंगवश का पर्दा यहीं गिरा देते हैं। अब मूल कहानी में या मूल टॉपिक पर आ जाते हैं। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को फैसला लिया कि हिंदी राजकाज की भाषा होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। इस दिन भारत की संवैधानिक समिति एक समझौते पर पहुंची। इसे हम लोग मुंशी आयंकर समझौता भी कहते हैं। इसके बाद जिस भाषा को राजभाषा के तौर पर स्वीकृति मिली वह हिंदी देवनागरी की लिपि वाली हिंदी थी। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 यानी कि 343 के खंड 1 में इसका वर्णन है। संविधान में भारत की केवल 2 ही ऑफिशियल भाषाएं हैं। इनमें एक हिंदी है, एक अंग्रेजी है। इनमें किसी के लिए राष्ट्रीय भाषा का जिक्र नहीं किया गया है। अब ये देखा कि सरकार ने देखा कि हिंदी भाषी एक बड़ी बेल्ट है। तमिलनाडु जरूर विरोध कर रहा है, बाकी और राज्यों ने इतना प्रखर विरोध नहीं किया और हिंदी का बेल्ट जो है आधे से ज्यादा इलाका जो था वो चाहता था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। जनमानस की भावना को समझ करके 14 सितंबर 1953 को हिंदी दिवस के तौर पर मनाने का सिलसिला शुरू हुआ। हिंदी दिवस में एक पखवाड़ा मनता है, हिंदी सप्ताह भी होता है। केंद्र सरकार के कई विभाग हैं जिनमें राजभाषा का एक अलग डेस्क है या अलग विभाग है। अगर वो डिपार्टमेंट बड़ा है तो उनमें राजभाषा को लेकर के ज़्यादा लोग हैं, अन्यथा कम से कम एक आदमी जरूर है। और जो
उस विभाग की गतिविधियों के प्रमुख चीज़ों को जरूर हिंदी में प्रकाशित करता रहता है। राजभाषा का ये काम है विभाग का। केंद्र सरकार के बाद प्रदेश हिंदी को अपना राजभाषा यानी कि कामकाज की भाषा, पहले नंबर की भाषा अपनाए हुए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश है, पांचवें में उत्तराखंड, छठे में हिमाचल प्रदेश, सातवें में छत्तीसगढ़, आठवें में राजस्थान, नौवें में हरियाणा और 10वें में दिल्ली प्रदेश है। इसके अलावा 2020 में जम्मू एवं कश्मीर को भी इसी कैटेगरी में शामिल कर दिया गया। इस तरह से देश के 11 राज्यों में यह पहले नंबर की भाषा है और 3 राज्यों ने इसे दूसरे दर्जे की कैटेगरी दे रखी है। अब आते हैं कि 14 सितंबर अगर हिंदी का दिवस है या हिंदी पखवाड़ा मनाने के लिए है, तो ये 10 जनवरी क्या होता है, ये सवाल उठना जरूरी है। जी, 10 जनवरी 1975 को दरअसल नागपुर में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसको लेकर के अगले साल फिर अमेरिका में और अन्य देशों में, यानी कि हर वर्षगांठ में किसी न किसी देश में इस तरह के आयोजन होते रहे। तो 10 जनवरी 1975 से शुरू हुआ ये सिलसिला अनवरत चल रहा है। इसीलिए 2006 में भारत की तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने विश्व हिंदी दिवस के रूप में 10 जनवरी को मनाने का फैसला लिया। अब विशेषकर इसका आयोजन ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है। अपने देश के बाहर इस तरह के आयोजन ज़्यादा होते हैं। हम अपने देश में हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही मनाते हैं। अब हम भाषा की बात अगर कर रहे हैं दुनिया में, तो दुनिया में हिंदी का बोले जाने के लिहाज से तीसरा नंबर है। पहले नंबर पर चाइनीज मैंडरिन आती है, दूसरे पर अंग्रेजी बोली जाती है और भारत के अलावा हिंदी जो है नेपाल, मॉरिशस, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो तथा फिजी, इन देशों में भी हिंदी बोली जाती है। सूरीनाम और त्रिनिदाद वगैरह वगैरह तो आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने एक गिरमिटिया सीरीज बनाई थी। ये हमारे ही देश के गए हुए मजदूर थे। 1830 से लेकर के 1870-80 के बीच तक अंग्रेज जो है भारतीय मजदूरों को वहां लेके गए, जिन्होंने इन विदेशों में जा करके उनके लिए काम किया, लेकिन भारतीय संस्कृति की भी रक्षा की। इसीलिए आज वहां हिंदी पनप रही है। सूरीनाम में तो जबरदस्त तरीके से हिंदी की कविताएं होती हैं या हिंदी बोली जाती है। सूरीनाम और ट्रिनिदाद वगैरह के जो है निवासी वो यूरोप भी पहुंच गए हैं और उन्होंने वहां पर भी हिंदी को फैलाने का काम किया है। इसके अलावा हिंदी हमारे सोशल मीडिया या हम कहें कि फिल्म के माध्यम से या टीवी के माध्यम से, टीवी में जो सीरियल्स आते हैं इसके माध्यम से भी विदेशों में फैल रही है। गल्फ कंट्रीज में काफ़ी लोग हैं जो हिंदी समझते हैं। तो कुल मिलाकर के हिंदी का क्षेत्र दायरा बढ़ रहा है और 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में महात्मा गांधी जी यानी कि राष्ट्रपिता ने कहा था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए। एक फैक्ट और बताऊं, हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा जरूर है, मगर इसे भारत की शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा नहीं मिला है। अब आप कहेंगे कि शास्त्रीय भाषा क्या है, तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा उसी को मिलता है, नंबर 1, जिनके प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500 से 2000 साल से अधिक पुराना हो, यानी कि भाषा कम से कम 2000 साल या 1500 साल पुरानी हो। और दूसरे नंबर में प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक हिस्सा हो जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो, यानी कि इसके प्रति सम्मान हो। तीसरे नंबर में साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो, जो किसी अन्य भाषाई
समुदाय द्वारा न ली गई हो, यानी कि इसकी मौलिकता बनी हो। चौथे नंबर पर शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा व साहित्य से भिन्न है, इसलिए इसके बाद के रूपों के बीच में असमानता भी हो सकती है। दरअसल इस कसौटी के आधार पर मौजूदा वक्त में भारत की 6 भाषाएं हैं जिन्हें भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। ये 6 भाषाएं हैं जो संविधान की अनुसूची 8 में भी शामिल हैं। इसके अलावा हिंदी से पुरानी भाषाओं में मराठी, गुजराती, सिंधी, कश्मीरी, बांग्ला, नेपाली और असमिया भी शामिल हैं। तो अगर कभी शास्त्रीय दर्जा देने का नंबर आएगा तो अभी तो हिंदी के आगे इन भाषाओं का नंबर है। आप सब जानते ही हैं कि हिंदी को पैदा हुए या हिंदी विकसित हुए 100-200 साल ही हुए हैं। खड़ी बोली का एक परिष्कृत रूप है और लेकिन ये जो है लोगों तक अपनी बात बहुत आसानी से पहुंचाती, इसलिए जो है ये नॉर्थ इंडिया में या उत्तर भारत में इसने बहुत तेजी से अपना प्रसार किया। इस एपिसोड में हिंदी दिवस के बहाने कई अन्य भाषाओं पर भी चर्चा हो गई। अब आज के वीडियो को यहीं पर रोकना उचित होगा। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। साथ ही जिन व्यूअर्स ने जे बॉस न्यूज एंड व्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आज के आज इसे सब्सक्राइब कर लें। अब पूरी होती है आज की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।